एसपी मैडम जिसके पास भंगार बेचने पहुंची वही कबाड़ वाला निकला उनका मरा हुआ पति। आखिर क्या है इस घटना के पीछे की सच्चाई? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट कर के ज़रूर बताएं कि आप हमारी यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो दोस्तों, सावित्री नाम की एक लड़की जिसका जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ। इस गांव में आज भी महिलाओं को बोझ समझा जाता था। सभी की यही सोच थी कि जितना जल्दी हो सके लड़कियों को चूल्हा चौका सिखाओ, उनकी पढ़ाई बंद कराओ और जल्द से जल्द उनका विवाह कराओ ताकि उनकी जिम्मेदारी से माता पिता को छुटकारा मिले। सावित्री का जन्म भी एक ऐसे ही घर में हुआ था। उनके माता पिता की भी यही सोच थी कि जल्द से जल्द बेटी हमें तुम्हारी शादी करानी है और हमारी गांव की परंपरा के अनुसार अच्छे घर का लड़का प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारे दहेज देना पड़ता है और तुम हमारी इकलौती बेटी हो, इसलिए हम तुम्हारे बचपन से ही छोटा मोटा पैसा जमा कर रहे हैं ताकि लड़के वाले की डिमांड को पूरा कर सके। सावित्री बहुत परेशान रहती थी क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि एक तो मेरे माता पिता मुझे पाल पोस कर बड़ा करेंगे और मेरे ऊपर सारा खर्च करेंगे और मुझे किसी और को सौंप देंगे। यही उनके लिए कितना बड़ा त्याग है और फिर भी लड़के वाले दहेज की डिमांड क्यों करते हैं। सावित्री समाज से दहेज की प्रथा का अंत करना चाहती थी लेकिन उसके पास अभी इतनी पावर नहीं थी और उसी पावर को हासिल करने के लिए सावित्री एक बड़ी सरकारी ऑफिसर बनना चाहती थी। वह पढ़ाई लिखाई के मामले में तो बहुत अच्छी थी। उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, आप दोनों का नाम रोशन करना चाहती हूँ और जिस दहेज की प्रथा की वजह से आप एक एक रुपया जमा कर रहे हैं, दहेज के पीछे अपनी सारी खुशियाँ बेच दी है, उस दहेज की प्रथा का अपने गांव से अंत करना चाहती हूँ। लेकिन उस समय जो सावित्री के माता पिता ने उसे समझाया कि तुम इतनी बड़ी पहल करने के लिए अब भी बहुत छोटी हो, हम चाहते हैं कि शादी के बाद तुम्हारा सुखी संसार हो, इसलिए हम इतना पैसा जमा कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो, जब तुम शादी के बाद खुश रहोगी तो हमारी यह सारी तपस्या सफल हो जाएगी। लेकिन सावित्री का कहना था मैं पढ़ना चाहती हूँ। तब बहुत ज़्यादा जिद करने पर उसने 12वीं की कक्षा तक पढ़ने की अनुमति मिल गई, जिसका गांव के अन्य लोगों ने बहुत विरोध किया। लेकिन सभी को सावित्री के माता पिता ने समझाया कि बच्चे की जिद है और वह चाहती है कि 12वीं कक्षा पास करते ही वह शादी कर लेगी। इधर सावित्री सोच रही थी कि काश शादी के बाद उसे कोई ऐसा वर मिल जाए जो उसे आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे, जो उसे सपोर्ट करे और बड़ा सरकारी अधिकारी बनने तक उसका साथ दे। लेकिन उसकी यह धारणा पूरी तरह से गलत साबित हो गई। एक दिन सावित्री के घर उसे लड़के वाले देखने के लिए आए। लड़के का नाम गौरव था और उसके माता पिता जमींदार थे। उन्होंने सावित्री को देखा, पहले ही नज़र में गौरव की सावित्री पसंद आ गई। लेकिन लड़की की यह बिल्कुल भी चलने वाली नहीं थी क्योंकि गौरव पूरी तरह से अपने माता पिता के अधीन था। जैसा वह कहते वही वह करता। जिसके बाद गौरव के पिता ने एक शर्त रखी, अगर आप अपनी बेटी हमारे घर भेजना चाहते हैं तो आपको 2 लाख कैश और साथ में एक बुलेट बाइक हमारे लड़के को देनी पड़ेगी और भविष्य में कभी हमें और चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो वह भी हम आपको बताएंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। सावित्री के परिवार वालों ने आपस में चर्चा की और उन्हें 2 लाख कैश और बुलेट गाड़ी की व्यवस्था करनी थी। जैसे तैसे अपनी जमा पूंजी से और कुछ रिश्तेदारों से मदद लेकर उन्होंने इतनी रकम जुटा ली और सावित्री के माता पिता ने अपना घर गिरवी रख दिया। उनका सोचना था कि अगर इस बार फसल अच्छी हुई तो पैसे चुकाकर अपना घर वापस छुड़ा लेंगे। जिसके बाद सावित्री की धूमधाम से के साथ गौरव से शादी हो गई। लेकिन शुरू से ही गौरव पूरी तरह से अपने माता पिता के अधीन था। वह अपनी पत्नी से ज़्यादा अपने माता पिता को महत्व देता था। वह सारी बातें उनकी मानता था और उनके कहे अनुसार चलता था। अक्सर यह बात सावित्री को पसंद नहीं आती थी। इधर देखते ही देखते शादी को 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन 1 महीने के बाद गौरव ने तो अपना पूरा रंग भी बदल दिया। गौरव का कहना था कि हमारे घर का फ्रिज खराब हो गया है और नया फ्रिज लाने की घर में बहुत ज़रूरत है। तुम अपने मायके जा रही हो, अपने पिता से कहना कि मेरे घर वालों ने फ्रिज की डिमांड रखी है। तब सावित्री ने कहा कि हमने आपको पहले से ही बहुत सारा दहेज दे दिया है। मेरे माता पिता ने आपकी गाड़ी के लिए अपना घर भी गिरवी रख दिया है। अब उन्हें और पैसों के लिए कहूँगी तो मेरे माता पिता तो सड़क पर आ जाएंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पास इतना पैसा है, फ्रिज आप अपने पैसों से ले लें।
यह बात सुनकर गौरव को गुस्सा आ गया और उसने तुरंत एक चांटा सावित्री को दे मारा। सावित्री फूट फूट कर रोने लगी, जिसके बाद उसे फ्रिज की रकम लाने के लिए अपने मायके भेज दिया गया। गौरव अपने माता पिता के कहने पर यह सब कुछ कर रहा था, लेकिन जब सावित्री अपने घर पहुंची तो उसे पता चला कि जिस फसल से इस साल माता पिता को बहुत उम्मीदें थी, अत्यधिक वर्षा के कारण वह फसल तबाह हो गई। उन्हें 2.5 लाख की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन इस बार तो फसल से उन्हें कोई मुनाफा ही नहीं हुआ। जिस वजह से बार बार जमींदार लोग उनके घर आकर सावित्री के माता पिता को धमका रहे थे कि अगर 1 महीने में पैसों की व्यवस्था नहीं की और इस घर को खाली कर देना, यह घर तुम्हारा हमारे नाम को हो जाएगा। सावित्री बहुत चिंता में थी, लेकिन उसके माता पिता को लग रहा था कि वह अपने ससुराल में बहुत खुश है। वैसे तो वह फ्रिज की रकम लेने के लिए अपने घर आई थी, लेकिन अपने माता पिता की स्थिति देखकर वह अपने मुंह से कुछ भी नहीं कह पाई और बस अपने ससुराल में सब कुछ अच्छा है यही बात सबको बता रही थी। सावित्री का यही कहना था कि आप चिंता मत करो, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। 5 दिन बाद सावित्री फिर से अपने ससुराल गई और उसके माता पिता को विश्वास था कि वह पैसे लेकर आएगी, लेकिन वह तो खाली हाथ लौट गई। उसने अपनी सारी स्थिति बताई, लेकिन लड़के वाले तो दहेज के भूखे थे, वे मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था, हमने तुम्हारे माता पिता को कहा था आगे अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो फिर डिमांड करेंगे। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो किसी भी सूरत में जाकर उनसे फ्रिज की रकम लेकर आओ। इधर सावित्री बहुत परेशान हो चुकी थी। गौरव फ्रिज ले के लिए उसे रात दिन परेशान कर रहा था, उसके ऊपर हाथ उठा रहा था, लेकिन वह जानती थी उसके माता पिता की क्या स्थिति है। वह चाह कर भी उनसे पैसे नहीं मांग सकती थी। इसलिए सावित्री ने एक गलत कदम उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंतरात्मा से आवाज़ आई कि अगर तुमने ऐसा कोई भी कदम उठाया तो जीते जी सबसे पहले तुम्हारे माँ बाप रोड पर आ जाएंगे। आखिर उनकी क्या स्थिति होगी? तुम ही तो उनकी इकलौती खुशी हो, तुम ही तो उनका इकलौता सहारा हो। तुम अकेले नहीं हो, तुम किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो। अगर यह तुम्हें घर से निकाल भी देंगे तो तुम इतनी सक्षम हो कि तुम खुद अपने बलबूते पर कुछ करके दिखा सकती हो। इधर गौरव सावित्री को कह चुका था कि अगर फ्रिज की रकम का इंतजाम नहीं होता है तो कल अपने घर चले जाना। सावित्री ने कल का इंतजार नहीं किया और उसी रात्रि को ट्रेन पकड़कर बिहार के अपने गांव नहीं बल्कि दिल्ली शहर के लिए रवाना हो गई। सुबह जब गौरव की नींद खुली तो सावित्री नहीं थी। उसने पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन उसका कहीं भी आता पता नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह शर्म से अपने माता पिता के घर चली गई है। उस दिन पूरा परिवार उसी आशा में था कि सावित्री दहेज के पैसे लेकर आएगी। वे लोग बहुत लालची और दहेज के भूखे थे। 4 से 5 दिन गुजर गए, लेकिन सावित्री का कोई अता पता नहीं था। तब सावित्री के ससुर जी उसने उसके घर पर कॉल करके पूछा कि सावित्री का क्या हाल है, लेकिन उसके माता पिता का कहना था कि वह तो यहाँ पर नहीं है, वह तो आपके घर पर ही है। हमारी 4 से 5 दिन से उससे कोई बात नहीं हुई है। यह खबर जानकर लड़के वाले बहुत ज़्यादा भड़क गए। उन्होंने सावित्री के माता पिता को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया और कहा कि तुम्हारी लड़की चरित्रहीन है, वह एक रात्रि को बिना बताए अपने आशी के साथ कहीं भाग गई है। सावित्री के चरित्र पर लांछन लगाते हुए उन्होंने उसके माता पिता को बहुत सुनाया। जैसे ही फोन कटा सावित्री के माता पिता रोने लगे। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनकी बेटी ऐसा कदम उठा सकती है। उन्हें अपनी बेटी सावित्री पर पूरा विश्वास था। इधर जब सावित्री दिल्ली पहुंची तो उसके पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था। चारों ओर भयंकर भीड़ थी। सब लोग यूपीएससी की तैयारी में लगे थे। सब कई सालों से तैयारी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो सावित्री बहुत बड़े बवंडर में फंस गई है। एक दिन हिम्मत करके किसी अनजान व्यक्ति से फ़ोन लेकर उसने अपने माता पिता को कॉल किया और कहा कि आप चिंता मत करना, मैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए दिल्ली आ गई हूँ। लेकिन उसके माता पिता का कहना था तुम्हारे ससुराल वाले तो हमें कह रहे हैं कि तुम किसी के साथ भाग गई हो। यह बात सुनकर सावित्री का भी खून खौल उठा। आखिर कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? जिसके बाद सावित्री ने अपने ससुराल वालों की सारी सच्चाई अपने माता पिता को बताई और कहा कि मैं बचपन से आपको कहती थी कि मैं इस दहेज प्रथा का अंत करना चाहती हूं, लेकिन आपने फिर भी ऐसे दहेज के हैवान के बीच मुझे जाकर छोड़ दिया। लेकिन अब आप चिंता मत करना, अब मैं ऐसी ऑफिसर बनकर लौटूंगा जिससे पूरे समाज और साथ साथ पूरे देश भर में दहेज प्रथा के खिलाफ एक नया कानून प्रस्तावित करने की कोशिश करूंगी और अपने हक से हर संभव प्रयास करूंगी। जिसने मुझे प्रताड़ित किया है एक दिन उसे अपने पैरों की धूल चटा दूंगी, उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। आप दोनों अच्छा से रहना, मेरी चिंता मत करना। मैं फिर फ़ोन करूंगा। मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। अब मैं अपने गांव वर्दी में ही लौटूंगा।
और आपकी हर समस्या को दूर कर दूंगी। माता पिता को थोड़ी शांति मिली, लेकिन उन्हें अपने निर्णय पर बहुत अफसोस था, क्योंकि उन्होंने एक गलत घर में सावित्री की शादी कराई थी। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि उनका पैसा डूब गया, उन्हें इस बात की चिंता थी कि जो सपने उन्होंने देखे थे अपनी बेटी की खुशी के, वह टूट गए। लेकिन भगवान पर विश्वास था कि सब कुछ सही जरूर हो जाएगा। इधर सावित्री समझ चुकी थी कि अब हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर मैंने समाज को अपना उदाहरण पेश न करके नहीं दिखाया तो यह समाज तो मुझे हमेशा चरित्रहीन समझेगा। मुझे अपनी बात रखनी होगी, लेकिन अपनी बात अगर मैं पावर के साथ रखूंगी, सरकारी ऑफिसर बनकर रखूंगी, तभी यह लोग मेरी बात को समझेंगे और मेरे माता पिता को सम्मान मिल पाएगा। धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैलने लगी कि सावित्री तो अपने आशी के साथ भाग गई है। उस माता पिता को और ज़्यादा अपमान झेलना पड़ रहा था। लेकिन तभी सावित्री की मुलाकात एक एनजीओ के संस्थापक से हुई, जिनका नाम अभिषेक वर्मा था। उन्होंने उसकी पीड़ा को समझा, उसके ऊपर हुए अन्याय को समझा और सावित्री का एक टेस्ट लिया गया, जिसमें उसने काफ़ी अच्छे अंक हासिल किए, जिससे के माध्यम से उसे स्कॉलरशिप मिली और दिल्ली के एक बहुत प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान में उसका दाखिला एनजीओ के मदद से करवा दिया गया। अब सावित्री को सफलता की पहली सीढ़ी मिल चुकी थी, लेकिन अब बारी थी उस सीढ़ी के अंतिम विराम तक पहुंचने की। इसलिए उसने रात दिन एक करके मेहनत करना शुरू किया। उसकी ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य था, यूपीएससी की परीक्षा पास करना। और उसके पास ज़्यादा समय भी नहीं था, क्योंकि 1 साल हो चुका था। माता पिता घर गिरवी रखे हुए थे। जैसे तैसे जमींदार के तलवे चाट कर उन्होंने अपना घर बचा रखा था। जल्द से जल्द अपने घर को वो छुड़ाना चाहती थी, पावर हासिल करना चाहती थी। रात दिन एक करके उसने यूपीएससी की तैयारी की, अपना सोना, अपना चैन, सब कुछ त्याग दिया, कहीं ध्यान नहीं भटकाया। लाख मुसीबतें आई, लेकिन सबका सामना करते हुए सावित्री हर रोज 15 से 17 घंटे यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। सच में यह एक निर्बल और असहाय महिला का खुद को साबित करने के लिए सबसे बड़ा बलिदान था। और जब यूपीएससी की परीक्षा आई तो सावित्री की मेहनत रंग लाई। इस यूपीएससी की परीक्षा में उन्होंने काफ़ी अच्छे अंक हासिल किए और इंटरव्यू भी अपनी ज़िंदगी के अनुभवों से बहुत अच्छा निकाला। उसने इंटरव्यू देने वाले लोगों से कहा कि मैं एक ऐसे गांव से आती हूं जहां पर दहेज प्रथा आज भी विद्यमान है। कई बार इस दहेज के चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और इसका मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। यदि मैं एक ऑफिसर बनती हूँ तो सबसे पहले समाज में फैली दहेज की प्रथा का अंत करूँगी। इंटरव्यू लेने वाले लोग बहुत प्रसन्न हुए। वे समझ चुके थे इस तरह की ऑफिसर समाज को बदल सकती है। सावित्री के रैंक के आधार पर उसे एसपी का पद सौंपा गया। अब घड़ी थी बदलाव की। अब समय आ चुका था इंतकाम का। हर कीमत पर अपने माता पिता के अपमान का बदला वो लेना चाहती थी। अपने साथ वे एक अन्याय का बदला लेना चाहती थी। किस प्रकार दहेज के पीछे एक मामूली फ्रिज खरीदने के पीछे उनको इतना प्रताड़ित किया गया, वह यह सब भूली नहीं थी। वह अपनी वर्दी मिलने के बाद वह तुरंत अपने बिहार के गांव के लिए रवाना हुई। उसके साथ 2 और अन्य सरकारी गाड़ी आई थी। इतनी बड़ी बड़ी सरकारी गाड़ियों का काफिला देखकर गांव वालों के होश उड़ गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कोई बड़ा अधिकारी गांव आया है। सब घरों से बाहर निकल चुके थे, लेकिन 2 गार्ड कार से बाहर उतरे और उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, जिसके अंदर से सावित्री पुलिस की वर्दी पहनकर बाहर आई। यह नज़ारा देखकर सभी गांव वालों के होश उड़ गए। जिसके बाद अपने सर से टोपी निकालकर उसने अपने माता पिता के सर पर टोपी रखी और उसने सैल्यूट किया, क्योंकि वह जानती थी उसके माता पिता ने बचपन से लेकर आज तक उसके लिए क्या क्या किया था। वह उनके एक एक बलिदान को जानती थी, एक एक त्याग को जानती थी। वह कुछ भी भूली नहीं थी। जिसके बाद सभी गांव वालों के सामने उसने अपने माता पिता को सम्मानित कराया, जमींदार से अपना घर छुड़वाया और अपने माता पिता को फिर से खुद के मकान में बिठाया। अब यह समय था अपनी ड्यूटी के अच्छी तरह से संभालना। जिसके बाद उसकी ड्यूटी बिहार के पटना शहर में लगाई थी, जहां पर वह एसपी पद पर अपना काम कर रही थी। 1 से 2 सप्ताह निकल चुके थे। वह अपने क्षेत्र में कई अपराध कम कर चुकी थी। साथ ही साथ उसने एक योजना चलाई थी कि बिहार में जिन क्षेत्रों में आज भी दहेज प्रथा शुरू है, वहां पर तुरंत एक्शन लिया जाए और किसी भी गरीब लड़की के माता पिता को दहेज के बल पर अपनी शादी नहीं करानी चाहिए। इसी बीच जिस पुलिस स्टेशन में वह रह रही थी वह काफ़ी पुराना था। बरसों पुराना कबाड़ एक कोने में पड़ा हुआ था। ढेर सारा लोहे का सामान और टूटी फूटी कुर्सियां। वह अपने पुलिस स्टेशन के सुंदर और स्वच्छ बनाना चाहती थी। इसलिए सावित्री ने फैसला किया कि वह यह सारा कबाड़ बेचेगी और अपने पुलिस स्टेशन का मरम्मत कराएगी। उसने एक हवलदार को इसकी जिम्मेदारी दी, लेकिन बीच रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई, जिस वजह से सावित्री को खुद वहाँ जाना पड़ा और वह अपनी गाड़ी को सामान लेकर
भंगार वाले के पास पहुंची और उस समय भंगार वाले ने जब सावित्री को वर्दी में देखा तो वह डर गया, लेकिन सावित्री ने उससे कहा डरने की कोई बड़ा बात नहीं है, हम पुलिस स्टेशन का कबाड़ यहाँ पर बेचने आए हैं। तभी उस जगह पर एक व्यक्ति अपने हाथ में झोला लेकर कबाड़ का कुछ सामान उस दुकान वाले को बेचने आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर मेल जमा रहा था, ऐसा लग रहा था मानो वह व्यक्ति गली गली घूमकर कबाड़ चुनने का काम करता है और अंत में इस दुकान वाले को कबाड़ बेचता है। लेकिन जब सावित्री ने उस व्यक्ति की शक्ल देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसके हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गौरव था, उसका पूर्व पति, जिसे वह अपनी जिंदगी से बेदखल कर चुकी थी, अपने लिए उसे मरा हुआ मान चुकी थी। और वही मरा हुआ पति जो उसकी नज़रों से गिर चुका था, आज उसके सामने था। जब गौरव की नज़र सावित्री पर पड़ी तो उसके हाथ से कबाड़ का झोला छूट गया। उसे वर्दी में देखकर उसका दिमाग हिल गया और आखिर गौरव की ऐसी स्थिति किस वजह से हुई थी, यह बात तो सावित्री भी जानना चाहती थी। उसने उससे पूछा कि आखिर तुम कबाड़ बीनने वाले कैसे बन गए? तुम तो जमींदार लोग थे, लोगों को दहेज के लिए परेशान करने वाले लोग थे, आखिर तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? तब गौरव रोने लगा। उसने सावित्री का हाथ पकड़ा और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया, तुम्हारे चले जाने पर तुम्हारे ऊपर चरित्रहीन का कलंक लगाया, लेकिन उसके बाद ही हमारी जिंदगी उलझ गई। हमने हमारे घर की लक्ष्मी का अपमान किया था, उस पर अन्याय किया था, भगवान ने हमें श्राप दिया ही, एक एक करके हमारी जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया, हम उनका कुछ भी नहीं उखाड़ पाए। देखते देखते व्यापार ठप पड़ गया और हम रोड पर आ गए, जिसके बाद हम किराए के कच्चे मकान में रहने लगे, काम धंधा कुछ था नहीं। तभी मैंने अपने घर के हालात को देखते हुए यह काम करना शुरू किया। मैं इधर उधर कबाड़ को चुनने का काम करता हूं और यहाँ पर अंत में चुना हुआ कबाड़ देकर चंद पैसे लेकर अपने घर जाता हूं और घर के खाना बनता है। यह सावित्री जो बदले लेने का विचार कर रही थी, अपने पति को सबक सिखाना चाहती थी। जब उसने देखा कि भगवान ने उसके साथ न्याय कर दिया है तो उसे तसल्ली तो मिली, लेकिन गौरव जैसा भी था उसका पति था, अपने पति को इतने बुरे हाल में देखकर उसकी आंख भर आई। गौरव का कहना था तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरी ज़िंदगी में आओगे तो फिर से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन सावित्री का कहना था मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चली गई, इसलिए मेरा सब कुछ अच्छा हुआ, तुम्हें आज के बाद मैं कभी अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं लाऊंगी। लेकिन तुम्हारी इस दुर्दशा को देखते हुए अपने पुलिस स्टेशन में तुम्हें चपरासी की नौकरी दिलवा सकती हूँ। जिसके बाद गौरव ने उस नौकरी को स्वीकार किया, जिसकी से करने के बाद उनके आर्थिक स्थिति में थोड़ी सुधार हुई और यह सब भी सावित्री के सहयोग से हुआ था। एक महिला जिसे हमेशा दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, उसके खुद के पति ने कभी उसे नहीं समझा और अपने माता पिता के कहने में आकर हर बार उसे परेशान किया और दहेज लाने के लिए घर वालों को परेशान किया और बहुत ज़्यादा हंगामा किया। लेकिन सावित्री गौरव की शुक्रगुजार थी, क्योंकि उसी के कारण आज वह इतनी बड़ी एसपी ऑफिसर बन पाई थी। आज सावित्री को समझ आ गया था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसे खुद पर गर्व था और पूरे समाज को उस पर गर्व था। वीडियो अगर आपको भी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।